हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अमालगमेशन चैप्टर, यानी कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अमालगमेशन का। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम स्टार्ट नहीं करते, हम क्या करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अमालगमेशन, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, पॉइंट्स फॉर कंप्यूटिंग एग्जाम्पल्स, इतना हम देखने वाले हैं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है इंट्रोडक्शन ऑफ अमालगमेशन। मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है, सिर्फ एक लाइन का मीनिंग है, लेकिन एकदम बेस्ट मीनिंग है, वो देख लेते हैं। एन अमालगमेशन, टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड इनटू वन बाय मर्जर और बाय वन टेकिंग ओवर अदर, यानी कि दो या फिर उससे अधिक कंपनीज कंबाइन होकर एक ही कंपनी बन जाती है मर्जर के तरीके से, या फिर वन टेकिंग ओवर अदर, यानी कि एक कंपनी बाकी का कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। इस तरीके से ये बेस्ट मीनिंग है अमालगमेशन का। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट है वाई कंपनीज अमालगमेट। तो इसका क्या आंसर होगा, बोलो, कंपनीज अमालगमेशन क्यों करती हैं? तो इसका सिंपल सा यही रीज़न होगा ना, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, ग्रोथ अचीव कर सके। साथ ही साथ क्या होगा कि दो कंपनी अब एक हो चुके हैं तो वहाँ पर उन लोगों का रिसोर्सेज भी एक हो जाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज एक हो जाएगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, स्ट्रॉन्ग कंपनी बन जाएंगे। तो यही सारे रीजंस होते हैं ना। साथ ही साथ इकोनॉमिकली स्केल उनका बहुत बढ़ेगा। और देखो, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, अगर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है तो क्या होगा कि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो वो क्या कहते हैं कि कंपटीशन को कम करने के लिए, अपनी मोनोपोली करने के लिए दो या फिर तीन कंपनियां मिलकर एक ही कंपनी बनकर बिजनेस करती हैं। तो ये उनका फ़ायदा होता होगा, इसके लिए वो अमालगमेशन करती हैं। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं सेकेंड पॉइंट में, ये आप पढ़ लेना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे आता है 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हाँ, अमालगमेशन में 3 टाइप्स के एक्टिविटीज़ होते हैं। फर्स्ट है अमालगमेशन, सेकेंड है एब्जॉर्प्शन, थर्ड है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो हाँ, एब्जॉर्प्शन हमारा चौथा चैप्टर है और अमालगमेशन तीसरा चैप्टर है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है ना, ये भी अमालगमेशन का ही पार्ट है, यानी कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही अमालगमेशन का ही पार्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ ना, कोई गुजरात से होता है, कोई पंजाब से होता है, कोई महाराष्ट्र से होता है, लेकिन एट दी एंड ये सब भारतीय है ना, हम सब भारतीय हैं। तो क्या होगा कि इसी तरीके से ये भी अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब अलग अलग होते हुए भी सभी के सब अमालगमेशन ही है, जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में लिखा हुआ है। तो चलो अभी हम एक एक एक्टिविटी को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अमालगमेशन। यहाँ पर देखो, अमालगमेशन हैपन्स व्हेन टू और मोर कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। इन दिस प्रोसेस द एग्जिस्टिंग कंपनीज आर वाउंड अप एंड देयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड टू न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर समझाया गया है आपको। अमालगमेशन में क्या होता है कि मार्केट में दो कंपनी होती है, जो दोनों मिलकर आगे जाकर एक ही कंपनी बन जाती है। यानी कि पहले मार्केट में दो कंपनी थी, लेकिन वो मिलकर अभी मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी रह गई है, न्यू कंपनी रहती है, और बाकी के दो खत्म हो जाते हैं। ऐसा होता है, दोनों मर्ज होकर एक न्यू कंपनी बन जाती है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ ना, जो कि एकदम बेस्ट एग्जांपल रहेगा। तो आपको पता होगा कि एक नदी है भगीरथी नदी और एक है अलकनंदा नदी, लेकिन ये दो अलग अलग जगह से नदियाँ आ रही हैं, लेकिन एक जगह पर वो दोनों आकर मिल जाती हैं। तो जहाँ पर वो दो नदियाँ मिलकर एक नदी बन जाती है, उसके बाद से जो नदी आती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गंगा नदी। तो हाँ, गंगा नदी जो है ना, वो अमालगमेशन ही है भगीरथी और अलकनंदा नदी का। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा अमालगमेशन का। तो ऐसा ही होता है अमालगमेशन में, दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी, यानी कि एक बड़ी और नई कंपनी बन जाती है। तो ये होता है हमारा अमालगमेशन। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन वन कंपनी टेक ओवर अनदर कंपनी, द स्मॉलर कंपनी इज वाउंड अप but the larger company continues to exist. This method is used to eliminate competition and increase market share. तो यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन। देखो, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मार्केट में एक बड़ी कंपनी होती है और एक छोटी कंपनी होती है। तो बड़ी कंपनी उस छोटी कंपनी को अपने अंदर समा लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है ना, सिर्फ मार्केट में वही रहती है और दूसरी छोटी कंपनी गायब हो जाती है। तो यहाँ पर देखो समझाया गया है कि एक ए लिमिटेड है बड़ी कंपनी, एक बी लिमिटेड है जो कि एक छोटी कंपनी है, जो कि ए लिमिटेड में समा जाती है आगे जाकर। वो आगे जाकर एक ही कंपनी बन जाते हैं ए लिमिटेड, यानी कि बी लिमिटेड का यहाँ पर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है।
इसका भी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो समुद्र में क्या होता है कि एक बड़ी मछली होती है, एक छोटी मछली होती है। तो वहां पर क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने अंदर समा लेती है, टेक ओवर कर लेती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का। लेकिन आपके बुक में ना अमालगमेशन के चैप्टर में ही कुछ एब्जॉर्प्शन के सम मिलेंगे। वहां पर क्या होता है कि दो कंपनी के आपको बैलेंस शीट मिलते हैं, और दो कंपनी में से जैसे कि ए कंपनी का बैलेंस शीट है और बी कंपनी का बैलेंस शीट है, दो बैलेंस शीट आपको मिलेंगे और यहाँ पर बताया जाएगा कि ए कंपनी ने बी कंपनी को एब्जॉर्व कर लिया या फिर टेक ओवर कर लिया। इस तरीके के सम आते हैं। या फिर कभी कभी देखो एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में ऐसे सम से आपके कि ए की बैलेंस शीट है ए लिमिटेड का और नीचे बी लिमिटेड टेक ओवर्स ए लिमिटेड, ऐसा करके एक सम आता है। तो ऐसा भी समझ सकता है आपको। यानी कि ये जो दो टाइप के सम है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम हो जाते हैं, इससे आप खास करके जाना। वैसे अमालगमेशन भी इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको कहने जाऊँ ना, एब्जॉर्प्शन अमालगमेशन से स्लाइटली इंपॉर्टेंट मैं आपको कह सकता हूँ, और आपको ईजी भी पड़ेगा। क्यों ईजी पड़ेगा? क्योंकि अमालगमेशन आप समझ लोगे, उसकी थियोरी समझ लोगे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन को आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। वही सेम थियोरी होता है, उसमें खाली एक या दो चेंजेस होते हैं, बाकी सेम टू सेम अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन। आपको लगेगा कि ये तो दोनों एक ही सम है, ऐसा ही आपको लगेगा, एक ही तरीके के सम है। हाँ ठीक है, तो आप दोनों में ध्यान देना, लेकिन एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा देना, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं ये आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कंपनी है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं मतलब उसके प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकते हैं और ख़राब इमेज बन चुकी है मार्केट में। तो वो क्या करेगा? अपनी कंपनी बंद कर देगा? वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करते हैं कि वो करते हैं एक न्यू कंपनी बनाते हैं और ऐसा बताते हैं कि न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को एब्जॉर्व कर लिया। इसका मतलब कंपनी वही है, सिर्फ ऊपर से नाम बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ABC लिमिटेड है, वो अपना नाम चेंज कर XYZ लिमिटेड कर देते हैं, जबकि ABC लिमिटेड और XY लिमिटेड दोनों एक ही हैं, सिर्फ खाली नाम ही बदल जाता है। और ऐसा ही एक चैप्टर ना आपको सेमेस्टर 3 में भी आया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आपका चैप्टर था कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन में क्या होता है कि इंटरनल चेंजेस करके एक न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें नाम चेंज नहीं होता, सिर्फ खाली अंदर अंदर कैपिटल रिडक्शन मेथड का यूज़ कर बैलेंस शीट को सुधारा जाता है, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके लिए उसका पूरा नाम ही बदल जाता है कंपनी का, ऐसा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है कि टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। तो अमालगमेशन जो होता है ना, वो दो तरीके से होते हैं, उसके दो मेथड है। एक मेथड है इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा मेथड है इन द नेचर ऑफ परचेज। यहाँ पर देखो, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो मर्जर में क्या होता है वो देखो, मर्जर में ये होता है कि उसमें कुछ कंडीशन आते हैं, वो कंडीशन अगर फॉलो हुए तो हम मर्जर के तरीके से आगे से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होते तो वहाँ पर यूज़ होता है परचेज मेथड। तो कौन से कंडीशन है देख लेते हैं मर्जर में। तो ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में जितने भी लायबिलिटीज़ होते हैं, जितने भी असेट होते हैं ना, सारे के सारे एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यू कंपनी में। तो ये कंडीशन है एक फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पर जितने भी असेट एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होते हैं ना न्यू कंपनी में, उसके बुक वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाता, उसे एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र करना होता है। उसके बाद थर्ड है कि यहाँ पर ओल्ड कंपनी के 90% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे न्यू कंपनी में, तो वहाँ पर भी मर्जर का यूज़ किया जाता है। और फोर्थ होता है कि यहाँ पर न्यू कंपनी जो इश्यू करती है ना, पुराने शेयर के बदले में न्यू इक्विटी शेयर, न्यू प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं, लेकिन कभी वो कैश में पेमेंट नहीं करते, सिर्फ वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर इश्यू करते हैं, लेकिन कभी कैश में पेमेंट नहीं होता। ये है हमारा फोर्थ कंडीशन। और फिफ्थ कंडीशन है कि जो बिजनेस ओल्ड कंपनी का है, अब वो न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया, तो न्यू कंपनी को ओल्ड कंपनी के बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना होता है। तो ऐसा ये 5 पॉइंट है, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो मर्जर में हम कैलकुलेशन करते हैं, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होता तो वो परचेज मेथड में चला जाता है, तब हम परचेज मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको बताया भी गया है, देखो, दिस टाइप ऑफ अमालगमेशन हैपन्स व्हेन द कंडीशन फॉर मर्जर आर नॉट मेट। यानी कि अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होते तब क्या करते हैं, तब परचेज मेथड से अमालगमेशन करते हैं, ऐसा होता है। और यहाँ पर देखो, परचेज में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि वन कंपनी टेक ओवर्स अनदर कंपनी या फिर अनदर कंपनीज, ऐसा हम बोल सकते हैं।
जैसे कि ओल्ड कंपनी हमारा समझो कि ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, तो सी लिमिटेड को बनाया ही इसलिए है, या फिर कुछ भी नाम ले सकते हैं, ए बी लिमिटेड को बनाया ही इसलिए है ताकि वो ए लिमिटेड को परचेज कर सके और बी लिमिटेड को परचेज कर सके, यानी कि ए और बी लिमिटेड को वो टेक ओवर कर लेता है, इसीलिए बनाया गया है। इसके लिए परचेज में ये मेथड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि परचेज करेंगे तो उसके बदले में कुछ तो पेमेंट करना होगा ना ओल्ड कंपनीज को, तो तब क्या करते हैं, वहाँ पर हम परचेज प्राइस फाइंड करते हैं कि ए कंपनी का कितना परचेज प्राइस है, बी कंपनी का कितना परचेज प्राइस है, यानी कितना हम पेमेंट करने वाले हैं। और हम फाइंड करते हैं कि ए कंपनी की वैल्यू कितनी है, बी कंपनी की वैल्यू कितनी है। वो कैसे फाइंड करते हैं, हम टोटल असेट में से माइनस कर देते हैं टोटल लायबिलिटीज़, तब हमें क्या मिलता है, नेट असेट। तो हमें वैल्यू मिल गई कंपनीज़ की। अगर हमने कंपनी की वैल्यू से परचेज प्राइस ज़्यादा दे दिया है तो वो क्या होगा, हमारे लिए लॉस होगा, वो हमारे लिए गुडविल हो जाता है। और अगर जितना भी वैल्यू है कंपनी का उससे हम कम पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या हो गया, जितना डिफरेंस आता है उतना अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में रख देते हैं, रिजर्व वो हमारा हो जाता है। यही चीज़ आपको ना यहाँ पर बताई गई है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर हम परचेज़ के तरीके से करेंगे, कहाँ पर हम मर्जर यूज़ करेंगे। जब हम सम कैलकुलेट करेंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको आगे करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उसके बाद का पॉइंट है पॉइंट्स फॉर कंप्यूटिंग एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल कैलकुलेट हम करेंगे तो किस तरीके से हम करेंगे, उसका स्टेप क्या होने वाला है, पॉइंट्स क्या होने वाले हैं वो देखते हैं। पहले आता है हमारा नेचर ऑफ मर्जर। तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा गिवन शेयर, यानी कि न्यू कंपनी जितने भी इक्विटी शेयर, जितने भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं ना, वो हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है हमारा रिसीव शेयर, यानी कि ओल्ड कंपनी से हमें जो भी रिसीव हो रहा है शेयर वो हम लिखते हैं, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो होगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर वो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड स्टेप में। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 हम करेंगे। अगर हमारा आंसर प्लस में आया तो वो हमारे लिए लॉस होगा, क्योंकि देखो अगर ये अमाउंट हमारा ज़्यादा होगा और ये कम होगा तो क्या होगा कि हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है जबकि उसकी वैल्यू कम थी, तो तब हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस होगा तो हम जनरल रिजर्व या फिर पीएनएल में हम लेस कर देंगे क्योंकि वो हमारा लॉस है। अगर इसका उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, इफ़ हमारा आंसर माइनस में आएगा तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, जिसे हम जनरल रिजर्व या फिर पीएनएल में प्लस कर देंगे। यह हमारा हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है मर्जर में डिफरेंस ऑफ डिबेंचर्स। इसमें क्या करना होता है कि ओल्ड डिबेंचर के बदले में न्यू डिबेंचर इश्यू करती है ना कंपनी, न्यू कंपनी ओल्ड डिबेंचर के बदले में न्यू डिबेंचर इश्यू करती है, तो बस उसका डिफरेंस फाइंड करना है कि ओल्ड डिबेंचर माइनस न्यू डिबेंचर। इफ़ हमारा आंसर प्लस में आता है तो यहाँ पर वो हमारा प्रॉफिट होगा, जिसे हम पीएनएल में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर इफ़ हमारा आंसर माइनस में आता है तो लॉस होगा, जिसे हम क्या करेंगे, पीएनएल में से लेस कर देंगे। ये होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। यहाँ पर हमें न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, तो उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, न्यू कंपनी ने जितने भी शेयर्स इश्यू किए हैं वो लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर ये लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसमें हमें क्या करना है कि ओल्ड कंपनी के ओल्ड बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है प्लस न्यू जितने रिजर्व एंड सरप्लस आए उन दोनों को प्लस करना है। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में वो लिखना है। उसके बाद क्या आता है कि जितने भी असेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज़ है, सबको हम प्लस करके यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। दोनों ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट की सारी अमाउंट्स को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया इन द नेचर ऑफ मर्जर। उसके बाद देखते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज। ये तो हमने पहले भी यहाँ पर देख लिया है, फिर भी चलो नेचर ऑफ परचेज स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप आता है हमारा परचेज कंसिडरेशन, यानी कि परचेज प्राइस, यानी जितने पैसे देकर कंपनी बाकी के दो कंपनी को खरीद रही है, परचेज कर रही है, वो अमाउंट। तो वहाँ पर न्यू कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करती है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है और कुछ अमाउंट कैश में देती है। तो ये हमारा हो गया परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि नेट असेट। तो नेट असेट कैसे फाइंड करना होता है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे तो नेट असेट यानी कि कंपनी की असली वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद होता है हमारा थर्ड पॉइंट है कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, ये फाइंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये नेट असेट
है और ये परचेज कंसिडरेशन। तो देखो अगर हमारा नेट असेट यानी कि कंपनी ओल्ड कंपनी की जो वैल्यू है वो अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि परचेज कंसिडरेशन परचेज प्राइस हमने ज़्यादा दे दिया है तो हमारे लिए वो लॉस हो गया। तो वो लॉस हुआ तो क्या होगा, वो हमारे लिए गुडविल हो जाएगा क्योंकि हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। किस लिए ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, मार्केट में शायद उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए लॉस है, फिर भी हम क्या बोलेंगे, उसे गुडविल बोलेंगे, जो कि इंटेंजिबल असेट हो जाता है हमारे लिए। तो ये होता है गुडविल। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो अगर ये अमाउंट ज़्यादा आया और परचेज प्राइस का अमाउंट कम आया तो क्या होगा कि हमने कम पेमेंट किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हम रिजर्व में रखेंगे, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही बताया गया है कि स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 करना है, यानी कि इफ़ हमारा आंसर प्लस में आया तो वो लॉस होगा, वो गुडविल कहलाएगा। इफ़ हमारा आंसर माइनस में आया तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, जो कि कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा। और ये कैपिटल रिजर्व आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में हम प्लस कर देंगे, और ये गुडविल हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल असेट हो जाएगा, वहाँ पर हम लिख देंगे, ऐसा होता है। उसके बाद आगे देखो, आगे है क्या, फोर्थ पॉइंट है स्टैट्यूटरी रिजर्व एंट्री, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता, अगर किसी सम में आ भी सकता है किसी सम में नहीं आ सकता। देखो इफ़ देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व दिस एंट्री इज मेड, अदरवाइज इट इज़ नॉट। यानी कि वहाँ पर कहा गया है कि मेंटेन करो स्टैट्यूटरी रिजर्व को, तभी ये एंट्री आएगी। अभी आप बोलोगे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, तो देखो ऐसे रिजर्व जो कि कंपनी क्या करती है कि रिजर्व करके रखती है वो अमाउंट, लेकिन उसका यूज़ नहीं करती, आगे इन फ्यूचर जो यूज़ करना होगा उसके लिए रिजर्व करके रखते हैं, तो वो होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। यहाँ पर दो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, वो देखो ज़्यादातर यही आते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, यही दो आते हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी वो देखो, अगर 2 ईयर्स तक या फिर 3 ईयर्स तक मेंटेन करने को कहा होगा सम में, तो आएगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट टू एक्सपोर्ट रिजर्व अकाउंट, ये उसकी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लास्ट में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो तब हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर न्यू कंपनी ने जितने इश्यू किए वो हम वहाँ पर लिख देंगे। और ये कैश क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद ये है कि उसके बाद रिजर्व आता है। तो रिजर्व में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन द नेचर ऑफ परचेज में आएगा कि ओनली न्यू रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वही हम न्यू बैलेंस शीट में रखेंगे, और ओल्ड जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसा होता है यहाँ पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना है हमें 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तब हम क्या करेंगे, तब ये एंट्री आ जाएगी। तो इसका भी हमें क्या करना होगा, एंट्री देना होगा ना बैलेंस शीट में। तो वो क्या एंट्री आएगा कि ये जो जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये हमारे न्यू रिजर्व के साथ प्लस हो जाएंगे, अगर मेंटेन करने को कहा है तो ये दो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। और ये जो हमने डेबिट किया ये हम असेट साइड में सबसे लास्ट में लिख देंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लिख के वो अमाउंट हम लिख देंगे, ऐसा होता है। और बाकी जो है सारे जितने भी असेट है जितने भी लायबिलिटीज़ है दोनों को हम प्लस करके न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाली यही चेंज है कि यहाँ पर अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट भी आता है, इतना फ़र्क है, जबकि यहाँ पर वो नहीं आता। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अमालगमेशन का, अमालगमेशन क्या है, और उसके बाद कौन से मेथड आते हैं, उसके बाद उस मेथड में आपको क्या करना है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सब हमने देख लिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है यहाँ पर। अभी हम सेकेंड लेक्चर में क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज देखेंगे, उसके बाद थर्ड लेक्चर से हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी फॉलो कर लो। थैंक यू।